हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्री। तो फ्रेंड्स, आज है 4 अगस्त 2021 और आज ही से एसएससी सीएचएसएल का महासंग्राम शुरू हो चुका है। मतलब एसएससी सीएचएसएल के आज से एग्जाम शुरू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं। आज के तीनों शिफ्ट में जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में अलग अलग शिफ्ट में कैसे संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से आप एंड तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ्स, एमपी जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और जीएस के सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा रीजनिंग का भी ऑनलाइन कोर्स आपको क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो कि आने वाली सीएचएसएल और सीजीएल दोनों ही एग्जाम में बहुत ही आपको बेनिफिट करेगा और किसी भी स्टेट की एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाके इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले आज के दिन में होने वाले तीनों शिफ्ट के पेपर की बात करें तो देखिए, मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट अफेयर्स 2020 और 2021 दोनों का पूछा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण 2020 और अभी तक ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम हुई नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में करंट अफेयर्स दोनों साल का आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हमें बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आगे आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, लेकिन पहले दिन तो यहाँ से कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिले। अगर हम पेपर की बात करें, पहले दिन जो एग्ज़ाम हुई है उनमें पेपर ना तो ज़्यादा इजी था और ना ही ज़्यादा टफ था, तो हम इसे मॉडरेट लेवल का पेपर बोल सकते हैं। अब करंट अफेयर्स के अलावा एक और पोर्शन पे जो आपको ध्यान देना है वो है जीएस का पोर्शन। जीएस में भी मुख्य रूप से जनरल नॉलेज की जो बातें हैं, जो आपने कभी पेपर में पढ़ी है या टीवी में देखी है, ऐसी बातों पर अगर आप बहुत ध्यान देते हैं और इन फैक्ट को आप कलेक्ट करते हैं, तो इस बार 2021 में होने वाली सीएचएसएल के पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, जल्दी से हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आज की एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए, इस फैक्ट को भी आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो देखिए, ये मोरक्को का निवासी था और मोरक्को अफ्रीका का एक देश है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगर हम और डिटेल में जाएं तो हमें पता चलता है कि दिल्ली की गद्दी पर हमें कभी सल्तनत काल देखने को मिलता है और सल्तनत काल में 5 वंशों का भारत पर शासन रहा है। इन 5 वंशों में तीसरे नंबर का जो वंश था वो था तुगलक वंश। तुगलक वंश का ही एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया है। इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, आने वाली एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था। यहाँ पर एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 5 वंश दिल्ली की गद्दी पर अभी तक आए हैं, स्पेशली सल्तनत काल में, इनमें से सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक वंश का ही शासन था। अगर हम तुगलक वंश का एरा देखें तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, मतलब ऑलमोस्ट 94 ईयर तक तुगलक वंश का शासन था दिल्ली की गद्दी पर। तो सल्तनत काल के 5 वंशों में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश का ही शासन रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके साथ इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि ये एकमात्र लोकसभा के ऐसे अध्यक्ष है जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। हालांकि वो पास नहीं हो सका, लेकिन फिर भी पहली बार और आखिरी बार इन्हीं के खिलाफ महाभियोग लाया गया था लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद देखिए, भारत में पहला लोकपाल किसे बनाया गया? तो भारत में पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में बनाया गया था। यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। शबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस पर 2019 और 2018 में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। शबरीमाला मंदिर
भारत के केरल राज्य में स्थित है। देखिए ये जो मंदिर है 800 साल पुराना मंदिर है और ये भगवान अयप्पा से संबंधित है। अब क्वेश्चन आता है कि भगवान अयप्पा किसके रूप है। तो देखिए भगवान अयप्पा जो हैं ये शिव पुत्र माने जाते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए इनके मंदिर में मतलब शबरीमाला का जो मंदिर है केरल राज्य में, यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब जब महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था तो ये लिंग के आधार पर भेदभाव था, इसीलिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। इसके बाद है दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए दाब को पास्कल में मापा जाता है और पास्कल ही दाब का एसआई मात्रक है। बिहू नृत्य किस पेड़ के नीचे सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए सबसे पहले ये पता करिए कि बिहू नृत्य किस राज्य का है, तो आपको पता चलेगा कि ये असम का एक लोक नृत्य है। पूर्व में जो CHSL हो चुकी है उनमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसीलिए सबसे पहले तो याद रखिए कि बिहू नृत्य असम राज्य का नृत्य है और ये मुख्य रूप से तुलसी के वृक्ष के नीचे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए अगर तुलसी के वृक्ष के नीचे की जगह अगर तुलसी के पौधे के इर्द गिर्द या निकट बोलते तो भी अच्छा होता, क्योंकि बहुत रेयरली होता है कि हमें तुलसी का पेड़ देखने को मिले, क्योंकि तुलसी का मुख्य रूप से पौधा होता है। फिर भी देखिए क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता है इस वृक्ष को लेकर या इस पौधे को लेकर, इसीलिए बिहू नृत्य जो है वो तुलसी के इर्द गिर्द किया जाता है। इसके बाद देखिए SBI का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगर कभी आपसे SBI की स्थापना पूछ ले तो याद रखिएगा SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। अगर आपको ऑप्शन में 1955 ना मिले तो फिर 1921 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका कारण क्या है। तो देखिए 1921 में SBI को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और इसके पहले जाएं तो 1921 के पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो 3 अलग अलग बैंकों में बटा हुआ था। इन 3 बैंकों का मर्जर किया गया 1921 में और उसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। आज़ादी के बाद 1955 में इसका नाम बदलकर SBI कर दिया गया। ओके, तो या तो आपसे सन ये पूछा जाएगा या फिर 1921 पूछा जाएगा। अभी यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ओके, यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। देखिए साथ ही साथ जितनी भी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसको भी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि संभावना है कि आगे आने वाले जो पेपर है उनमें इनकी डिटेल या आसपास के जो क्वेश्चन हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अनूप कुमार गोस्वामी। नोट कर लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 वित्त आयोग का प्रावधान करता है। वर्तमान में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा लागू है, जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। ओके, अगर 14वें वित्त आयोग के आपसे अध्यक्ष पूछे जाएं, जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नॉर्मली सबको पता होंगे, क्योंकि ये नया नया आयोग है, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसके अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। YV रेड्डी का जो 14वां वित्त आयोग था, इसकी अनुशंसा भारत में 2015 से लेकर 2020 तक लागू थी, या आप यूँ कहें कि 16 से लेकर 21 तक। और 15वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा है वो 2020 से लेकर 2025 तक देश में लागू रहेगी। ओके, तो दोनों फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। 1336 में दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे, इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। तुंगभद्रा नदी के किनारे 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और यहीं से दक्षिण भारत में संगम काल की शुरुआत होती है। और विजयनगर साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वो बनाई गई थी हम्पी। क्लियर। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों, तो इस वक्त दिल्ली की गद्दी पर शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। अभी मैंने आपको बताया था
1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इसी के समय दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और अपनी राजधानी हम्पी को बनाया था, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अब यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, उसका चित्र नई सीरीज के कितने के नोट के पीछे हमें देखने को मिलता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपके लिए आज का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया है? तो देखिए, तेलंगाना भारत का 29वां गठित राज्य है, जिसका गठन 2 जून 2014 को किया गया था और ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग करके ये भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबरताल वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? वेटलैंड का मतलब होता है नम भूमि। ओके, तो कबरताल जो नम भूमि है वो बिहार राज्य में स्थित है। देखिए, ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि 2020 में बिहार राज्य का जो कबरताल है इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। बिहार के बेगूसराय जिले में ये साइट स्थित है। वर्तमान में श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे है और अगर पीएम की बात करें तो वो है महिंद्रा राजपक्षे। आने वाली शिफ्ट में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो पुस्तक है वो रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। किस देश के द्वारा हाल ही में ग्रीन पासपोर्ट शुरू किया गया है? तो देखिए, ये जो फैसिलिटी है वो इजराइल ने अपने नागरिकों के लिए शुरू की है। ऐसा करने वाला इजराइल विश्व का पहला देश है। देखिए, कोरोना के बाद इजराइल के जिस भी नागरिक ने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें विश्व में कहीं भी यात्रा करने में कोई दिक्कत ना हो और कोरोना के कारण जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें इजराइल के नागरिकों को राहत दी जा सके, इसीलिए इजराइल ने ग्रीन पासपोर्ट की शुरुआत की है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान का आर्टिकल 338A किससे संबंधित है? तो देखिए, संविधान के आर्टिकल 338A में दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर 338 केवल पूछता तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है और 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका फॉर्मूला है CO2। 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, अवार्ड से जितने भी क्वेश्चन करंट में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, उन सभी संभावित क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइएगा। खेलों में किसको पुरस्कार दिया गया है, साहित्य में किसको पुरस्कार दिया गया है, साइंस में किसको पुरस्कार दिया गया है, या फिर नोबेल से संबंधित पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड करंट के सभी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, तो आपके करंट अफेयर्स के तो संभवतः सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड जो है वो राजकमल झा को दिया गया है। देखिए, राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए ये तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? इसके बाद देखिए, मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? अब ये होता क्या है पहले तो ये जानिए। देखिए, कोई भी देश अपने मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिरा देता है। अब इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। अब ये होगा कैसे? तो देखिए, जब भी कोई देश अपनी मुद्रा की वैल्यू गिरा देता है तो उस देश के जो प्रोड्यूसर हैं, जो भी कंपनी चलाते हैं या कोई भी माल बनाते हैं, तो अगर वो उसी देश में अपने माल को बेचेंगे तो क्योंकि उनकी मुद्रा की वैल्यू गिर गई है तो उन्हें अपने देश में बहुत ही कम मूल्य उनकी वस्तु का मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में वो बाहर निर्यात करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए निर्यात बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे देश, मुख्य रूप से चाइना को आप देख लीजिएगा, वो बार बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता रहता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है दोस्तों? निर्यात को बढ़ाने के लिए। इसके बाद है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं प्रफुल्ल पटेल। तीसरे पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ किसने युद्ध किया था? तो देखिए, सबसे पहला तो ये कि अभी तक पानीपत के कितने युद्ध हुए हैं? कितने हुए हैं दोस्तों? 3 हुए हैं। सबसे पहला हुआ था 1526 में, दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में और तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। तीसरा पानीपत का जो युद्ध है दोस्तों वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के मध्य में लड़ा गया था।
पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो दक्षिण भारत में नीलगिरी की पर्वतमाला पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पर्वतमाला है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है दोदा बेट्टा, इसे भी याद रखिएगा। एचडीएफसी बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? एचडीएफसी बैंक के वर्तमान सीईओ शशिधर जगदीशरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए, ऑल ओवर इंडिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, और ये है भारत के राजस्थान राज्य में। अब देखिए, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत जगह आपको चिल्का झील भी देखने को मिल जाता है। लेकिन देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है या फिर खारे पानी की लेगून झील सबसे बड़ी कौन सी है, तब आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा चिल्का झील। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में खारे पानी की सबसे बड़ी नॉर्मली झील पूछी जाए तो वो है सांभर झील, और ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है, और चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में है। केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आर्टिकल 74 के तहत की जाती है। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है दोस्तों कि बहमनी साम्राज्य भारत में कहाँ देखने को मिलेगा? तो देखिए, ये साम्राज्य भारत में दक्कन के पठार में देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि दक्कन वर्तमान में कहाँ पर आएगा? तो ये आएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में दक्कन का पठार स्थित है। यहीं पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में बहमन शाह ने की थी। और सेम क्वेश्चन, इस वक्त दिल्ली की गद्दी पर शासक कौन था? तो फिर से वही मोहम्मद बिन तुगलक। बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत में बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कुलदीप हांडू किस खेल से संबंधित है? तो कुलदीप हांडू वुशु खेल से संबंधित है। ये वुशु के एक बहुत ही प्रसिद्ध कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। असम राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? ये क्वेश्चन लोकसभा और राज्यसभा की सीटों से पूछा गया है। तो असम राज्य में देखिए 7 राज्यसभा की सीटें हैं, और लोकसभा सीटों की अगर बात करता तो असम में 14 लोकसभा सीटें हैं। देखिए दोस्तों, सभी स्टेट की आप लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को याद रखिएगा, उसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल को याद रखिएगा, और हो सके तो उस हाईकोर्ट में अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है इसे भी स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि हमें तीनों शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन हमें मिला है वो है कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ? तो कॉर्नवालिस कोड भारत में 1793 में लागू हुआ था। इस वक्त भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो कि 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्हीं के समय में 1793 में कॉर्नवालिस कोड लाया गया, जो कि शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित था। इसके बारे में आपको डिटेल में मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा दोस्तों। जब हमारी हिस्ट्री की सीरीज शुरू होगी तो वहां पर मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो आपने क्वेश्चन देखे, तीनों शिफ्ट में बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूं कि करंट अफेयर्स 2020 और 21 का महत्वपूर्ण रूप से याद करके जाइएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। ओके, तो कल जिनका भी एग्जाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एनालिसिस में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज बात करते हैं 4 अगस्त यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2021 की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग में हमारे पास में इतने टॉपिक से जो है क्वेश्चन आज के पूछे गए हैं। पूरे दिन भर में दोस्तों 3 शिफ्ट हुई हैं, और उन तीनों शिफ्टों में जो भी हमें स्टूडेंट के थ्रू क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं या उनकी मेमोरी बेसिस क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं, उन पर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लासिफिकेशन से, एनालॉजी से, ब्लड रिलेशन से, कैलेंडर, सिलोजिस्म, डाइस, सीरीज के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन आया था, काउंटिंग ऑफ फिगर के 2 क्वेश्चन आए थे, मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर दोस्तों इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आए थे, और हमारे पास में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वह मैं आपको यहाँ पर अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग का सेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट, जहाँ पर
हमने लिया है यहाँ पर ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन, ठीक है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि यहाँ पर जो 4 एलिमेंट दिए गए हैं इनमें से कोई भी 3 एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है, उसे चुनिए। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आज, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार सॉल्व किए हैं, मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है और हमारे कोर्स में भी इजीली आपको तरीके से बताया है। देखिए यहाँ पर भी इसका लॉजिक बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं BFJN, उसके आगे अगला दिया है एलिमेंट DHLP, अगला दिया गया है हमें GIMQ, और नेक्स्ट हमारे पास चौथा एलिमेंट जो है वह क्या है दोस्तों HLPT। बस अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें चेक करना है कौन सा एक एलिमेंट है इन चारों में से अलग है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं हम उनके सबसे पहले नंबर को काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर B का नंबर 2, F का नंबर कितना 6, J का नंबर कितना 10, N का नंबर कितना 14। तो देखिए 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, मतलब क्या हो रहा है +4 +4 और +4। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी होगा, ठीक है, बस, लेकिन समझ में ना आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ में ना आए। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, D का नंबर कितना 4, H का नंबर 8, L का नंबर 12 और P का नंबर 16। तो देखिए सेम लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है क्या, तो देखिए +4 बिल्कुल लग रहा है, +4 बिल्कुल लग रहा है और +4। आगे चेक करते हैं 7, 9, 13 और 17। तो देखिए 7 से यदि 9 पे गए तो क्या हो गया दोस्तों +2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया +4 और यहाँ पर भी कितना हो गया +4। आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, यहीं पर हमारा आंसर आ गया कि देखिए दोस्तों बाकी जो 3 एलिमेंट है उन सभी में क्या लग रहा है +4 +4 और +4 का लॉजिक लग रहा है, परंतु यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट है GIMQ उसमें क्या हो रहा है +2 का लॉजिक लग रहा है। पहले से दूसरे एलिमेंट में गैप कितने का है +2 का, बाकी सभी में कितना है +4 का, तो इसीलिए यहाँ पर ये अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर ये अल्फाबेट एनालॉजी पूछी गई है। तो देखिए BDF रिलेट करता है जिस प्रकार से DFH को। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं BDF जिस प्रकार संबंधित है किससे DFH से, उसी प्रकार JLN संबंधित होगा, और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, पहले से पहले एलिमेंट को टच करना है, दूसरे एलिमेंट को कनेक्ट करना है, और तीसरे से तीसरे एलिमेंट को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आई जैसे दिख रहा है, इसको F बना लेते हैं। देखिए B से यदि D पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +2, B का नंबर 2, D का नंबर 4, मतलब +2 हो रहा है। देखिए अब D का नंबर कितना है 4, F का नंबर कितना है 6, तो क्या हो रहा है +2, और F का नंबर कितना है 6 और H का नंबर कितना है 8, मतलब क्या हो रहा है +2, ठीक है। तो सभी में क्या हो रहा है दोस्तों +2 +2 +2। जैसा लॉजिक लेफ्ट हैंड साइड में लगा है, मतलब यहाँ पर वैसा का वैसे लॉजिक हमें राइट हैंड साइड में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर भी कर देते हैं +2 +2 और +2। तो J के बाद में 2 यदि जोड़ेंगे तो क्या जाएगा L, बोलिए क्लियर है। L में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों N, और N में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों P। क्लियर है। यहाँ पर आपको दोस्तों ABCD के नंबर याद होना बहुत ही जरूरी है। जिन भी स्टूडेंट को, जिन भी मेरे दोस्तों को ABCD के नंबर याद हैं, उनको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज से रिलेटेड है, 1, 2, 11, 36। तो अगला क्या होगा, और यहाँ पर आपको दिए थे 4 ऑप्शन। तो देखिए एक से क्या आया 2, 2 से क्या आया 11। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए पहले डिफरेंस देखते हैं। 1 से यदि 2 पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +1, फिर 2 से 11 पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +9, फिर 11 से 36 पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +25। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो रहा है 5 का स्क्वायर। क्लियर है, मतलब पहले 1 का स्क्वायर किया उसको जोड़ दिया, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया उसको जोड़ दिया, और फिर 11 में क्या करा 5 का स्क्वायर करा और उसको ऐड कर दिया, तो क्या आ गया 36। तो यहाँ पर देखिए कैसे नंबर चल रहे हैं, ऑड नंबर 1, 3, 5। तो अगला क्या होगा दोस्तों 7। तो यहाँ पर हम 36 में क्या करेंगे 7 के स्क्वायर मतलब 49 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 36 + 49 कर लीजिएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 85। क्लियर है। यहाँ पर आपको 36 में क्या करना है 7 का स्क्वायर ऐड करना है, 1, 3, 5 और 7 स्क्वायर, मतलब ऑड जो नंबर है उनके स्क्वायर ऐड होते जा रहे हैं नंबरों में। क्लियर है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या दोस्तों 85। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और इस प्रकार से कुछ डायग्राम बना हुआ आया था, मतलब ट्रायंगल के रूप में। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया था। तो इस प्रकार की आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज मौजूद हैं, तो पूरे 16 त्रिभुज मौजूद हैं,
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था यूट्यूब वाले वीडियो में। काउंटिंग ऑफ फिगर में मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन, जहाँ पर आपको यदि ऐसा स्टार मिलता है ना, या ऐसा त्रिभुज मिलता है तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 16 त्रिभुज होते हैं। क्लियर है? या जिन दोस्तों को यदि नहीं मालूम है तो एक छोटा सा लॉजिक देख लीजिए यहाँ पर जल्दी से। देखिए पॉइंट ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखें त्रिभुज ए बी सी तो यहाँ पर कितने हैं, 3 त्रिभुज हैं। उसी प्रकार से बी सी, इसको दे दो डी, यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं। उसी प्रकार से ए सी और डी में कितने त्रिभुज है, 3, तो 3 3 के कितने हैं, 3, तो कितने हो गए, 9। उसी प्रकार से ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको हम रफ करके बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो बी से है एक लंब कहाँ पर डाला गया, ए और डी के बीच में, तो कितने भागों में टूटा है त्रिभुज, 2 भागों में, ठीक है। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, एक बी मतलब ए बी और ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट को दो नाम आप सी। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया और यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लंब कहाँ पर डाला गया है, तो देखिए यहाँ से डी से एक लंब ए और बी पर डाला गया है, तो 2 त्रिभुज यहाँ पर हो गए। उसी प्रकार से ए से लंब डाला गया कहाँ पर, बी और डी पर, तो 2 त्रिभुज यहाँ पर हो गए। तो 2 2 वाले कितने त्रिभुज हैं, 3, तो कितने हो गए, 6, ठीक है। तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। और एक सबसे बड़ा त्रिभुज ए डी और बी, या बोल सकते हैं ए बी और डी, ठीक है। तो 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 16। तो यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है दोस्तों, तो 16 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों एनालॉजी से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जिस प्रकार दाब का संबंध पास्कल से है उसी प्रकार विभवांतर का संबंध होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दाब का संबंध पास्कल से, मतलब पास्कल क्या है, दाब की यूनिट है, दाब मापने की यूनिट है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें बताना है विभवांतर मापने की यूनिट क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा, वोल्ट। क्लियर है? वोल्ट किसमें, या बोल सकते हैं विद्युत जो है वो वोल्ट में, ठीक है। विभवांतर का आंसर क्या होगा, वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट है, विभवांतर की, या विद्युत विभव की बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी कोड भाषा में न्यूरोटिक को TICRONEU लिखा जाता है तो एडवांस्ड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यह शिफ्टिंग वाला सवाल है, आइए इसे बना लेते हैं। शिफ्टिंग कोडिंग मैंने आपको पढ़ाया था, वैसे क्वेश्चन दोस्तों रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। आज कोडिंग डिकोडिंग के दोस्तों 3 एक क्वेश्चन पूछे, जिनमें आपको शिफ्टिंग कोडिंग पूछी है और शिफ्टिंग विथ चेंज भी पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो सवाल दिख रहा है दोस्तों, वह शिफ्टिंग वाला सवाल दिख रहा है, मतलब केवल जो एलिमेंट है उनको शिफ्ट किया गया है। आइए चेक करते हैं, TIC यहाँ पर क्या लिखा है, RO और NE और U। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो भी कैरेक्टर न्यूरोटिक्स के हैं, ऊपर जो भी कैरेक्टर, सॉरी न्यूरोटिक्स नहीं, न्यूरोटिक के हैं, उन्हीं कैरेक्टर को दोस्तों यहाँ पर घुमा फिरा के नीचे लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 कैरेक्टर जो है NE और U, इन तीनों को उठा के लास्ट में रख दिया गया है। बोलिए क्लियर है, इन तीनों का रख दिया लास्ट में। लास्ट के 3 कैरेक्टर को देखिए दोस्तों, लास्ट के 3 कैरेक्टर कहाँ पर आ गए हैं, स्टार्टिंग में आ गए हैं, ऐसे कैसे TIC, तो देखिए TIC, और बीच वाला वैसा का वैसा ही। क्लियर है? तो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर को लास्ट में, लास्ट के 3 कैरेक्टर तो स्टार्टिंग में, और बीच वाले वैसे के वैसे ही। तो यहाँ पर हमें कोड किसका निकालना है, एडवांस्ड का। किसका कोड निकालना है, एडवांस्ड का। तो क्या करेंगे बता दीजिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर लास्ट के 3 कैरेक्टर है उनको स्टार्टिंग में लिख देंगे CED, ठीक है। बीच के कैरेक्टर दोनों ऐसे कैसे एज इट इज AN, और स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर कहाँ पर होंगे, लास्ट में, A, D और V। क्लियर है? तो जिस प्रकार से न्यूरोटिक को यहाँ पर TICRONEU लिखा जाएगा, तो एडवांस्ड को CEDANADV लिखा जाएगा। लॉजिक समझ में आया दोस्तों? इस प्रकार के लॉजिक से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आज पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर से दिख रहा है अगला क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं इसे, मिसिंग नंबर को। तो देखिए यहाँ पर क्या दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है, और यहाँ पर ऐसा एक मैट्रिक्स टाइप का आपको बना के दिया गया था, जहाँ पर 3 रो और 4 कॉलम अवेलेबल थे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 4, 11, 32, 88, 5, 12, 40, 96, 7, 13, 56, और अगला क्या होगा, और इसके क्या थे, 4 ऑप्शन। चलिए तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लॉजिक लगाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको मिसिंग नंबर में कुछ भी लॉजिक लग सकता है, तो आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना होगी। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर लॉजिक लग गया तो ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट का है। देखिए कैसे हो रहा है, 4 8 32, ठीक है, 4 के पाड़े में 8 मतलब इंटू 8 हो रहा है, फिर 5 8 40 इंटू 8 हो रहा है, और 7 8 56 इंटू 8 हो रहा है। तो पहले कॉलम से तीसरे कॉलम पर जा रहे हैं। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, दूसरे कॉलम से चौथे कॉलम पर जाएंगे। तो देखिए 11 8 88,
12 अट्ठे 96 और यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13 अट्ठे 104। क्लियर है, 104। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा 104। और ऐसे ही कैसे ही एक मैट्रिक्स और भी आया था जहाँ पर आपके जो है 4 कॉलम दिए गए थे और 3 रो दी गई थी, जिनमें क्या हो रहा था लॉजिक कि जो मान लीजिए कॉलम 1 कॉलम 2 और ये कॉलम 3 और ये कॉलम 4 है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा था C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल्स टू C4। ठीक है, मतलब यहाँ पर दे दिया गया मान लो 2, यहाँ पर दे दिया गया 5, यहाँ पर दे दिया गया 8, तो यहाँ पर देखिए 8 2 10 5 15, तो उसको यहाँ पर लिख दिया। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन भी एक पूछा गया था जहाँ पर लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा था, कॉलम 1 की वैल्यू कॉलम 2 की वैल्यू कॉलम 3 की वैल्यू को ऐड किया तो काय की वैल्यू आ रही थी कॉलम 4 की वैल्यू आ रही थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन आज देखा गया था जो कि ओपन डाइस से पूछा गया था। ठीक है, ओपन डाइस को सॉल्व करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आइए यहाँ पर जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक पासे का खुला हुआ प्रारूप दिया गया है, यदि इसे बंद किया जाए तो निम्न पासों में से किस पासे जैसा यह होगा। अब इस पासे को यदि हम क्लोज करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं पहले अपोजिट, तो देखिए 3 के अपोजिट में होगा 1, बोलिए क्लियर है। 4 के अपोजिट में होगा 2 और यहाँ पर 5 के अपोजिट में क्या है दोस्तों 6। ये हमने क्या निकाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा विपरीत। और मैंने आपको पढ़ाया था विपरीत कभी भी सामने नजर नहीं आना चाहिए, बस हमें क्या चेक करना है, विपरीत कभी भी सामने नजर नहीं आना चाहिए। पहला पासा चेक करिए तो देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या लिखा है सामने 2, मतलब साथ में क्या लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर अपोजिट में है 4 के पीछे 2, किस पासे में, इस वाले पासे में। तो पहला वाला पासा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला चेक करते हैं, यहाँ पर लिखा है 3, 3 के विपरीत में क्या है 1, परंतु यहाँ पर कैसा दिख रहा है साथ में, तो ये भी क्या हो गया गलत। अगला चेक करिए 4, 4 के विपरीत में क्या है 2, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आगे चेक करिए 3, 3 के विपरीत में क्या है 1, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। 6, 6 के विपरीत में क्या है 5, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला पासा, या बोल सकते हैं थर्ड वाला पासा। क्लियर है, इस पासे को यदि बंद किया जाएगा तो इस पासे के जैसा नजर आएगा या दिखेगा। क्लियर है फ्रेंड्स सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन सिलॉक्स से लिया गया है और सिलॉक्स का क्वेश्चन का हमें थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक मालूम पड़ गया था, तो उसके थ्रू यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कुछ तारे चांद हैं, तो आइए यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं इसका कि कुछ तारे क्या हैं, चांद हैं। तो कुछ तारे क्या हो गए दोस्तों, चांद हो गए, बोलिए क्लियर है। और अगला क्या दिया है, सभी चांद क्या है, आसमान है। तो सभी के सभी चांद क्या में आ जाएंगे, आसमान के अंदर आ जाएंगे, बोलिए क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में निष्कर्ष देखिए, कुछ आसमान तारे हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ आसमान तारे हैं, तो हमारा पहला रूल क्या बोलता है, एक से भी गलत तो गलत, परंतु यहाँ पर दिख रहा है कि आसमान काय में है, कुछ तारे में, तो इसलिए पहला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। ठीक है, और अगला क्या है, सभी तारे आसमान है, तो देखिए क्या सभी के सभी तारे आसमान में नजर आ रहे हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉलो होगा दोस्तों, केवल फर्स्ट फॉलो होगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है, तो इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन जो है देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अल्फाबेटिक सीरीज से लिया गया था। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, ABC, ABCD, ABCDE, तो अगले 4 पद या 3 पद क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा लॉजिक क्या लगेगा, तो यहाँ पर ऐसी सीरीज जो है उनको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी पहला एलिमेंट रिपीट होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, दीवार बना देंगे। तो देखिए AB, यहाँ पर बना दीजिए दीवार, क्योंकि वापस क्या आ गया A। अब इतना इतना ऐसा लेफ्ट का छोड़ दीजिए, ABC, देखिए फिर से क्या आ गया A, यहाँ पर दीवार बन गई। ABCD फिर से बना दीजिए, सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर क्या चला, पहले AB, फिर क्या चला ABC, फिर क्या चला ABCD और फिर क्या चला ABCDE। या इसको नंबर से भी कर सकते हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3 4 5। तो अगले 4 कैरेक्टर क्या होंगे, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिक सीरीज से लिया गया है, 2 3 11 38 102, और अगला क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर धीरे धीरे जो है नंबर बढ़ते जा रहे हैं, पहले 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 11, फिर 38, फिर 102, तो अगला क्या होगा। आइए देखिए इसका लॉजिक समझिए दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 और 1 क्या हो रहा है, 3, मतलब क्या हुआ +1, फिर यहाँ पर क्या हुआ है +3 में 8, मतलब 8 जुड़ गया, ठीक है ना, 8 11, 11 में 38 मतलब कितना हो गया, प्लस का 27, फिर उसके बाद में 38 और 102, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो देखिए 64 आएगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब, और ये क्या हो गया 4 का क्यूब। तो अगला क्या जुड़ेगा दोस्तों, तो 102 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब दोस्तों कितना, 5 25 और 25 पंजे 125। तो यहाँ पर आप 102 में
125 ऐड कर दीजिए, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या जाएगा 227। तो अगला डिजिट क्या होगा दोस्तों 227, और लॉजिक क्या है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला क्या होगा 5 का क्यूब। 102 में 125 ऐड कर दिए तो क्या आ गया 227। तो इस प्रकार के लॉजिक के न्यूमेरिक सीरीज पूछी गई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी कोड भाषा में रोज को TQUG लिखा जाता है तो बुक को क्या लिखा जाएगा? यह भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? एलिमेंट रोज, तो हमारा यहाँ पर मेन कंटेंट क्या है रोज, और उसका कोड क्या दिया गया है TQU और G। दोस्तों मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ आपको ABCD के नंबर याद होना चाहिए ताकि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए आइए सॉल्व करते हैं नंबर से। यहाँ पर R का नंबर 18 और T का नंबर कितना 20, तो कितना जुड़ गया डायरेक्ट 2। उसके बाद में O का नंबर 15, Q का नंबर 17, कितना जुड़ गया 2। S का नंबर 19 और U का नंबर 21, कितना जुड़ गया दोस्तों 2। उसी प्रकार से E का नंबर 5 और G का नंबर 7, कितना जुड़ गया 2। तो पूरे में क्या जुड़ रहा है दोस्तों +2, तो यहाँ पर भी +2 ऐड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, B में 2 जोड़ दीजिए क्या जाएगा D, O में 2 जोड़ दीजिए क्या जाएगा Q, फिर वापस O में 2 जोड़ दीजिए क्या जाएगा Q, और K में 2 जोड़े तो क्या आ गया दोस्तों M। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या होगा DQQ और M। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। तरुण रोहित का पिता है। अगला क्वेश्चन मतलब ब्लड रिलेशन से है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तरुण रोहित का पिता है, तो आइए बनाते हैं। तरुण जो है वह रोहित के पिता है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा रोहित आ जाएगा, मेल को स्क्वायर बॉक्स में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। रोहित कला का भाई है, फीमेल को कौन से बॉक्स में दोस्तों सर्कुलर बॉक्स में, जैसा कि हमने ट्री मेथड में पढ़ा था। कला दिलीप की पत्नी है, तो कला किसकी पत्नी है दिलीप की। चलिए दिलीप यहाँ पर आ गया, और कला और दिलीप मैरिड कपल है, तो इसलिए इन दोनों पे क्या होगा डॉटेड बॉक्स, या बोल सकते हैं डैश डैश बॉक्स। ठीक है, या आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए तो यहाँ पर पूछा क्या है रोहित का दिलीप के साथ क्या संबंध है। तो देखिए रोहित जो है वह दिलीप का क्या लगेगा, तो देखिए रोहित भाई है किसका कला का, मतलब कला बहन है किसकी रोहित की, और बहन के ये कौन है पति है, तो बहन के पति कौन लगते हैं दोस्तों जीजा। परंतु यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है रोहित का दिलीप के साथ क्या संबंध है। ठीक है, मतलब रोहित जो है वो दिलीप का क्या लगेगा, तो क्या लगेगा दोस्तों साला लगेगा। ठीक है, पत्नी का भाई क्या लगेगा साला। यहाँ पर जो है सर्कल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर बॉक्स। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से लिया गया था, डायरेक्शन से। तो देखिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। देखिए एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर वहाँ से बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यहाँ से वापस 5 किलोमीटर चला, तब दक्षिण की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। मतलब ये और ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी बिल्कुल सेम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये भी 12 और ये भी कितना 12। चलिए वह उसका प्रारंभिक बिंदु से, मतलब वह उसके प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए स्टार्ट उसने यहाँ से किया था, या बोल देते हैं पॉइंट A, इसको बोल देते हैं B, ये C, ये D और E। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BC बराबर किसके होगा DE के, BC बराबर किसके होगा DE के। तो उसी प्रकार से CD बराबर किसके हो जाएगा BE के। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इतना इतना तो हो गया 5 किलोमीटर, तो 5 तो चला, प्लस आगे और कितना चला, तो 5 किलोमीटर और चला, तो आंसर क्या आ गया 10 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था कैलेंडर से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 20 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर जैसा हमने सीखा था कैलेंडर में क्या आएगा पहले 20 फरवरी का कोड। देखिए यहाँ पर क्या दिया 2012 दोस्तों कैसा है एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में दोस्तों फरवरी का कोड कितना होता है 3, प्लस ईयर में क्या लिखेंगे 12, सेंचुरी कोड क्या है 6, और यहाँ पर इसका लीप ईयर का कोड क्या आएगा 4 तिया 12 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, सभी को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर जब हम सभी को ऐड कर लेंगे तो क्या जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 7, 7 छंग 42 बचे 2। अब लास्ट शेषफल मतलब अंतिम शेष कितना बचा हमारा, तो अंतिम शेष बचा 2। 2 पर कौन सा वार है दोस्तों, तो 2 पर है सोमवार। ठीक है, तो 20 फरवरी 2012 को कौन सा वार था, सोमवार था। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आज के तीनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे अधिकतर क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके कोर्स में पढ़ाए हुए हैं, और सभी को शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों से बताया गया है। क्लियर है। चलिए तो अब आपसे डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में निशित सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक।
तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अगस्त में CHSL शिफ्ट 1, 2 और 3 में जितने भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो मुझे बच्चों से मिले हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जो सही हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए A/B, B/C दिया हुआ है, A/B/C निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है कि नहीं। तो हमें पता है क्या होता है, 11/7 अगर AB दिया है और 4/19 अगर BC दिया है, तो हमें क्या करना होता है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे और हमारा आंसर आ जाता है। तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 44/28/133। और ये बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/x = 3 एंड x² + 1/x² कितना होगा। नहायत ही इजी सवाल, जगत जाहिर है। ये मैंने आपको अलजेब्रा के कोर्स में कई बार बताया है कि अगर x + 1/x = k है तो x² + 1/x² कितना होगा, ये होगा k² - 2। साथ ही आप क्यूब का फॉर्मूला भी याद रख लें, x³ + 1/x³ कितना होगा, तो ये होगा k³ - 3k। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैल्यू k की क्या पुट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 9 - 2 = 7। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल ABC विद एंगल A being 90 degree perpendicular from A is drawn to BC. If AD = 8.4 cm and BD = 4.8 cm, find the length of BC। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में खासियत यह है कि एंगल A पर 90 डिग्री है, तो ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। एंगल A से या पॉइंट A से परपेंडिकुलर डाला गया BC पर, इसे बोला गया AD, यानी ये पॉइंट D हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर जो दो पार्ट हुए ना, एक CD हो गया, एक BD हो गया और ये AD, तो यहाँ पर मुझे किस किस की वैल्यू पता है, AD की वैल्यू पता है। AD की वैल्यू कितनी है, तो AD की वैल्यू है 8.4 और इसके बाद मुझे BD की वैल्यू पता है 4.8। मुझे निकालनी है AB की वैल्यू। तो सबसे पहले CD की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसमें 4.8 ऐड कर देंगे तो BC की वैल्यू हो जाएगी। बस इतना सा ही क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि AD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। एडवांस मैथ के कोर्स में मैंने अगेन ये पूरी प्रॉपर्टीज आपको कराई हुई हैं, यानी ये हो जाएगा 8.4 इंटू 8.4 इक्वल्स टू 4.8 इंटू CD। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। यहाँ से आप डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको CD की वैल्यू हो जाएगी 14.7। पर ध्यान रखिएगा ये CD की वैल्यू आई है, आपसे क्वेश्चन में BC की पूछी है, तो BC निकालने के लिए आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा 4.8 और फाइनली आंसर होगा 19.5। तो जिन भी बच्चों ने 14.7 टिक करके आया है, आंसर गलत हो गया आपका, क्योंकि आपसे BC का पूछा है जिसका आंसर है 19.5। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसी डायग्राम से रिलेटेड, यानी इसी प्रकार के डायग्राम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, मैंने आपसे सारी की सारी शेयर की हुई हैं एडवांस मैथ्स के कोर्स में। तो यहाँ पर ये डायग्राम ध्यान रखिए और उसके बाद जो भी मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ राइट डाउन, नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आगे एग्जाम में पूछ लेगा नहीं कह सकते, बट हाँ पूछेगा जरूर, इस बात की तो गारंटी है। मेरी तरफ से गारंटी ले लीजिए, यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। किन प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC होता है। दूसरा BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू CD होता है। तीसरा BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू CD होता है। इसके अलावा 1/BD स्क्वायर इक्वल्स टू 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी तो कई बार एग्जाम ने डायरेक्ट प्रॉपर्टी के रूप में ही पूछी हुई है, ऑप्शन ही कुछ इस टाइप के दिए हुए थे, तो इसे बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू AD अपॉन CD हो जाएगा। इसके अलावा BC नहीं BD इक्वल्स टू AB इंटू BC अपॉन AC, या इसे मैं बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी बोल सकता हूँ। इसके अलावा AB इक्वल्स टू BC इंटू BD अपॉन CD और लास्ट में BC इक्वल्स टू AB इंटू BD अपॉन AD। तो ये सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा, कौन सी एग्जाम में पूछ ली जाए कोई भरोसा नहीं, पर पूछी जरूर जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए sin x माइनस cos x इक्वल्स टू 0, तो cot x निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसको इधर कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा sin x इक्वल्स टू cos x। cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, डिवाइड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x।
यही तो है हमारा कॉटेक्स। तो कॉटेक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए द डायमीटर ऑफ अ पिज्जा इज 28 सेंटीमीटर, 1/4 ऑफ पिज्जा इज ईटन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। एक पिज्जा है, पिज्जा किस शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है, इसमें से 1/4 पार्ट खा लिया गया है, ये वाला हिस्सा खा चुके हैं। अब बचा क्या, बचा ये वाला शेप, ये वाला शेप बचा है, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि जो पेरीमीटर है ना उसका भी 1/4 जा चुका है, तो पेरीमीटर का 3/4 बचा है, और वो मैं वैसे ही निकाल लेता हूँ। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, आर कितना है 14, याद रखिएगा डायामीटर 28 है, पेरीमीटर 14 ही होगा, सॉरी रेडियस 14 ही होगा, क्लियर है। तो ये हो गया इस वाले सेगमेंट का पेरीमीटर, कौन से वाले का, सर्कुलर वाले का, ठीक है। अभी इसमें आपको ये वाली और ये वाली साइड भी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये भी तो पेरीमीटर का ही हिस्सा है। अब तो ये कितनी है, तो ये है 14, ये 14, कुल मिलाकर 28 और जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार में, ये हो जाएगा 11, इसे 2 बार में काट लीजिएगा, तो ये 3 दूनी 6, 66 प्लस 28, बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 494 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी इक्वल्स टू पी दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू दिया हुआ है, फाइंड a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये फॉर्मूला होता क्या है, ये होता है a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, ये होता है। अब ये कहाँ से आएगा, तो ये यहाँ से आएगा, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस वैल्यू को या इस चीज को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो कुल मिलाकर ये जो a प्लस बी क्या है, ये p है, तो ये हो जाएगा p माइनस ट्वाइस ऑफ पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी का मतलब p इंटू क्यू था, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि नहीं, क्लियर है, बात समझ चुके हैं अब आप। चलिए इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ये p स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ये होगा p की पावर 4 प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4p क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा p की पावर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये प्लस 2p क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 2p के स्क्वायर बचेगा माइनस 4p क्यूब, और यही हमारा सही आंसर होगा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैंने अपने एडवांस मैथ के कोर्स में आपको बताई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इसका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताने के लिए आपको एक बेसिक जानकारी होना चाहिए, वो क्या, आपने पढ़ा है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या होता है, ये होता है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4। बोलिए क्लियर है, याद आया आपको ये अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि इस इक्वेशन में ही उसने y की वैल्यू को 1 ले लिया है। अब इतना आपको जज करना पड़ेगा कि यहाँ पर y की वैल्यू 1 हो गई है। अगर मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 कर दूं तो आप देखेंगे कि आपको एग्जैक्ट यही सेम फॉर्मूला आपको मिल सकता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इस पार्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और देखिए यही वैल्यू आपसे पूछी हुई थी, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आपको ये पता होना चाहिए। इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपको इसकी वैल्यू दे दी जाएगी 4 और इसकी वैल्यू दे दी जाएगी सपोज 8, और आपसे बोल दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। क्या करना है, अब आपको इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू पता है तो इनको ऐड कर देंगे,
या फिर आपसे x इंटू वाई भी पूछ सकता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, cos x इक्वल्स टू 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू cos x है, आपको बताना है sin x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर आपने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि कभी भी अगर cos x 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर के फॉर्म में हो, 1 प्लस p स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो आपका जो sin x बनता है, वो कितना बनता है, वो बनता है 1 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2p स्क्वायर के फॉर्म में। या अगर ऐसा दिया है तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो चलिए यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल सा हो गया, ये आपको दिया हुआ है, ये निकालना है, यानी यही हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, speed of boat is 13 km per hour, speed of current is 9 km per hour, find the total time taken in going 88 km downstream and 22 km upstream। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको B और S यानी स्पीड ऑफ बोट दी हुई है कितनी, 13 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम दी हुई है 9 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि अगर आप डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, B प्लस एस हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर है? और B माइनस एस यानी जब आप अप स्ट्रीम जाएंगे तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपको सिंपल इसमें से माइनस कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको? तो अब देखिए इस स्पीड से अगर आप 88 किलोमीटर चलेंगे तो टाइम कितना लेंगे, तो 88/22 यानी यहाँ पर आपका समय लगेगा 4 आवर्स का। अगर आप 22 किलोमीटर जाएंगे इस स्पीड से तो आपको समय कितना लगेगा, तो आपको समय लगेगा 22/4 यानी 5.5 आवर्स का। बोलिए क्लियर है? तो आपको टोटल टाइम कितना लगेगा, 9.5 आवर्स का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे भी देखने मिल सकते हैं एग्जाम्स में, तो बोट एंड स्ट्रीम को ध्यान से पढ़ के आइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बुक इज सोल्ड एट 1170 द लॉस परसेंटेज इक्वल टू व्हेन द बुक इज सोल्ड एट 22% प्रॉफिट, फाइंड द लॉस ऑफ परसेंट इफ द बुक इज सोल्ड एट 1450 रुपीज। आपसे बोला गया है कि बेसिकली इस प्राइस पर बेचने पर उतना ही नुकसान होता है जितना 22% प्रॉफिट पर बेचने पर होता है। यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी है, ये 22% लॉस की है। ये किसकी है, 22% लॉस की है। 22% लॉस कहने का मतलब क्या होता है, 78% ही मिला। देखिए 100% इज कॉस्ट प्राइस, 100% इज सीपी, ठीक है। लॉस हुआ है तो 100 से नीचे आएगा, कितना गया, 78% तक गया, क्योंकि ये 22% का लॉस पर है। तो 78% इज इक्वल्स टू 1170। तो 100% कितना होगा, 100% कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस, वो कितनी होगी, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 1500 का। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है या जो 100% है वो कितना है, वो है 1500। अब आपसे बोला कि अगर मैं 1450 में बेचूं तो लॉस कितना होगा या प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो 1450 पर बेचने पर लॉस होगा, कितने रुपए का लॉस होगा, 50 रुपए का लॉस होगा। परसेंटेज में निकालना हो तो 50/1500 गुणित 100, ये कितना जाएगा, 3.33% का लॉस आपको देखने मिलेगा। बोलिए क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर ये देखना है कि प्रॉफिट उतना हो रहा है, नुकसान उतना हो रहा है जितना प्रॉफिट 22% पर होता है। तो अगर 22% पर जितना प्रॉफिट होता है तो नुकसान भी उतना ही हो रहा होगा, यानी 22% का ही नुकसान हो रहा होगा। 100 में से 22% का नुकसान कर दूंगा तो मिलेगा कितना, 78%, और यही 78% 1170 के बराबर है। बोलिए क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है cos x इक्वल्स टू 41/9, तो आपको निकालना है 5 10x की वैल्यू। अब अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आपको पता होगा कि 41 के साथ 40 और 9 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, ये क्या है, आपका हाइपोटेनस है, ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, आपका बेस है। देखिए हाइपोटेनस तो 41 ही रहेगा, पर क्योंकि कोसेक है, कोसेक क्या होता है, कोसेक इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर 9 हो गया तो 40 जो है वो बेस हो जाएगा। अब 5 इंटू 10x, 10x क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 9/40। तो यहाँ से इसे काट लेंगे 8 बार में, तो ये 9/8 हमारा इस सवाल का
सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस दोनों साइड का स्क्वायर करना है। इस बार आप k स्क्वायर माइनस 2x का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होता है और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होता है, तब हम इक्वल्स टू k पर फिर हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 2 होता है। बट अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट आ गया या यहाँ आ गया, तब फिर मैं इस तरीके को फॉलो नहीं करूंगा, मुझे प्रॉपर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करूंगा, कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ यानी 4 ऑफ x इंटू 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर माइनस 4 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई नहीं 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 हमारा सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, बस आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं लगाना है, कंडीशन भी देखनी है कि यहाँ पर फॉर्मूला लग भी सकता है या नहीं लग सकता। नहीं लग सकता है तो प्रॉपर मेथड से जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर O, टू टेंजेंट्स PA and PB are drawn on the circle touches it on point A and B. If angle PAB is 42 डिग्री, फाइंड एंगल AOB। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सर्कल है, इसके बाहर एक पॉइंट है P, एक टेंजेंट है जो कि इस पॉइंट को टच करती है और दूसरी टेंजेंट अगेन जो इस पॉइंट को भी टच करती है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये P पॉइंट है, सेंटर है O। O से अगर टेंजेंट पर लाइन बनाऊंगा तो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, चार भुजाओं वाला। इसके सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। देखिए 360 होता है, 90 90 180 यहाँ पर हो चुका है। तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 निकलता है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 ही निकलता है। इसमें आपको 42 दिया हुआ है, इसमें आपको 42 दिया हुआ है, तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, AOB कितना होगा, 180 माइनस 42, तो ये कितना हो जाएगा 138 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो सिंपल, इजी था। चलिए अगर आपने पढ़ा है तो इजी है, नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली दिक्कत तो देगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टू चॉर्ड्स A and B intersect each other at point O. If CO equals to 4 cm, OD equals to 3.75 cm, AB equals to 8 cm, find the length of smallest section of OB. चलिए क्वेश्चन है, एक सर्कल है, इसकी दो टेंजेंट है, एक का नाम है AB, एक का नाम है CD, ये दोनों मिलते हैं पॉइंट O पर। CO की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है, OD की वैल्यू 3.75 सेंटीमीटर दी हुई है। AB जो टोटल है, जो टोटल AB है वो 8 है। अब सपोज स्मॉलर सेक्शन ये x है, तो ये कितना होगा, ये 8 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, बोलिए। क्लियर है, टोटल तो 8 थी ना, तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। थ्योरम क्या बोलता है, x इंटू यानी ये एक टेंजेंट या एक चॉर्ड के जो दो पार्ट्स हैं उनका प्रोडक्ट दूसरी चॉर्ड के दोनों प्रोडक्ट के बराबर होता है, दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी x इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3.75। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा, ये हो गया x, ये हो गया 8 माइनस एक्स। आप चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, ऑप्शन से भी पुट करके वैल्यू देख सकते थे कि x की वैल्यू क्या रखने पर 15 आता है। जैसे ऑप्शन में 3 था, तो अगर मैं इसको यहाँ पर 3 रखूँ और 8 में से 3 गया तो 5 होता है, तो ये 15 हो गया, यानी x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रही है। स्मॉलर सेक्शन x 3 सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। लार्जर सेक्शन बोलता तो 5 सेंटीमीटर आंसर होता। तो इस तरीके से हम आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं। चलिए अब ये मत बोलिएगा कि ये सेक्शन, कोई भी सेक्शन छोटा बड़ा हो सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे स्मॉलर सेक्शन पूछा है, यानी आप मान के चलेंगे कि यही वाला सेक्शन छोटा है और ये वाला सेक्शन बड़ा है, और छोटे सेक्शन की लेंथ 3 सेंटीमीटर ही होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता वो OB है या OA है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपीज on which two successive equal discount are allowed and it is sold at 512 rupees. Find value of each successive percentage. दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। अब देखिए 800 रुपए में से 800 रुपए का जो भी MRP था उसको आपने 512 में बेच दिया, कुल मिलाकर आपने कितने कम कर दिया, आपने 288 रुपीज कम कर दिए, इतना आपने टोटल कम कर दिया। तो जो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट है वो कितना आएगा, वो आएगा 288 अपॉन 800 इंटू 100, यानी ये काटने के बाद आ जाएगा 36। ओके, 36% का आपने इफेक्टिव डिस्काउंट दे दिया। किन दो नंबरों का सक्सेसिव डिस्काउंट 36 होता है, सबको पता है 20%, प्रैक्टिस आपने की हुई है, इतना तो आप जानते ही हैं।
20% आपका आंसर होगा। इन केस आपको नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि 800 में से पहले आपने x% का डिस्काउंट दिया यानी 100 माइनस x%, फिर आपने एक और बार x% का डिस्काउंट दिया यानी 100 माइनस x%, और इक्वल्स टू इसको टोटल बेचा 512 रुपए में। अब आप इसको सॉल्व कर लें और x की वैल्यू निकाल लें, तब भी आपको 20 ही मिलेगी। तो आपका जो डिस्काउंट परसेंट है वही माइनस हुआ है और वो x है जिसकी वैल्यू 20 आएगी। अब आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर लें, या आप चाहें तो इतनी बात आपने पढ़ी है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। A is thrice as efficient as B and takes 24 less days than B to complete a task. Find the number of days in which they complete the task working together. A is thrice as efficient as B, यानी एक तरीके से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 होगा। यानी बी अगर एक काम करता है तो ए कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। तो इनका जो टोटल टाइम का होगा यानी टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी, वो इनकी एफिशिएंसी के जस्ट रिवर्स होता है और वो होगा 1:3। बोलिए क्लियर। यानी अगर ये 1 दिन का समय लेगी तो ये 3 दिन का समय लेगा। ये कितने दिन का समय ज्यादा लेगा, 2 दिन का। या ए कितने दिन का समय कम लेगी, 2 दिन का। उसने एक्चुअली 24 दिन कम लिए। तो अगर 2 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू 12, यानी ए 12 दिन में काम खत्म करता है और बी 36 दिन में काम खत्म करता है। बोलिए क्लियर, बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। बी एक काम करता है रोज, कितने दिन में, 36 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया, 36। यही काम इन दोनों को मिलकर करना है। बी एक काम करता है, एक 3 काम करता है, दोनों मिलकर 4 काम करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 9 दिन में दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अच्छा सवाल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ए इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 25,000 at 11% simple interest for 2 years and B invested the same sum at 10% compounded interest per annum for the same period, यानी इसने भी 2 साल के लिए ही किया है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय देम। सिंपल है ना, बहुत इजी है। 11% के हिसाब से 2 साल तो 22% सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 10% के हिसाब से 2 साल कंपाउंडेडली, यानी ये हो जाएगा 21%। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो इनके बीच में 1% का ही अंतर है, इनके इंटरेस्ट में 1% का अंतर आएगा। जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना था, 25,000। 25,000 का 1% कितना होता है, 250, यानी 250 रुपए का आपका डिफरेंस होगा। किसको ज्यादा मिलेगा, 11% वाले को ज्यादा मिलेगा। सिंपल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C drawn and they intersect at point D. If angle BDC is 135 then find angle BAC। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC, B और एंगल C के जो एंगल बाइसेक्टर हैं ये मिलते हैं पॉइंट D पर, ये मिलते हैं पॉइंट D पर। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर हैं तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये x है तो ये होगा 90 प्लस x/2। बोलिए आपको पता है 90 प्लस x/2, और ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 135। और आपसे BAD पूछा हुआ है, BAC पूछा हुआ है, यानी ये वाला एंगल पूछा हुआ है। सिंपल है, x की वैल्यू निकालना, 90 माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा x/2 इक्वल्स टू 45 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सब कुछ मैंने आपको कराया हुआ है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको ना कराया हो और एग्जाम में आया हो। सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं, वही बेसिक है, वही से क्वेश्चंस बनते हैं और वही पूछे भी गए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स पे ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई हुई हैं डिटेल में, विद क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करवा के। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमें मल्टीपल जगह से हमने क्रॉस वेरीफाई करके देखा कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के एनालिसिस में, और जिनका भी पेपर है बेस्ट ऑफ लक टू देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।